स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। सीटेट के एग्जाम हो चुके हैं। प्रथम पाली में किस तरह के सवाल आए थे हिंदी के पत्र में, वो भी हिंदी के पेपर 1 में, चलिए उसे देखते हैं और देखते हैं उसका सटीक आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पैसेज दिया गया था। इस पूरे पैसेज में आपने पढ़ा होगा साहित्य के और समाज के संबंधों पर बात की गई है। तो हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है इस पैसेज का कि कौन सा साहित्य कालजयी बन पाता है। हमारे पास ऑप्शन है जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। तो हमारे पास सटीक उत्तर होगा जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। पैसेज आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा इस पंक्ति का सीधा सीधा संबंध पैसेज से है। अगला सवाल है कालजयी से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन हमारे पास है जो काल विशेष से बंधा हुआ, दूसरा हर काल में प्रासंगिक हो, तीसरा काल विशेष की सही व्याख्या करता हो और चौथा अल्पकाल तक बने रहने वाला। तो सही उत्तर है हर काल में जो प्रासंगिक बना रहता है वो कालजयी है। अगला सवाल है किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, या वो जो समाज का विकास करते हैं। तो सटीक आंसर है जो समाज को जागरूक बनाते हैं वो उन सारे साहित्यकारों की आवश्यकता बनी रहती है। अगला सवाल है 94, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचानने का प्रयास किया है। हमारे पास स्क्रीन पे ऑप्शन है विकास की ओर अग्रसर समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज, उन्नतशील समाज और बिखरता हुआ समाज। तो सटीक उत्तर है पतन की ओर जाता हुआ समाज। अगला सवाल है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। चार ऑप्शन समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की या सामाजिक विघटन की। तो सटीक उत्तर है मूल्यों के बिखरने की। और व्याकरण से संबंधित सवाल विश्रंखलित में प्रत्यय कौन सा हुआ है। तो सीधे सीधे हमारे पास सटीक उत्तर इत है क्योंकि लित त और खलित प्रत्यय होता ही नहीं है। अगला सवाल समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। अभिमानी, बेईमानी, अत्यधिक बुरा या दुराचारी। तो सटीक उत्तर होगा अत्यधिक बुरा, बदतर होने का अर्थ रहता है। अगला सवाल है विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। विश्व में विश्व से संबंधित नियम, तत्वज्ञान संबंधी या निश्चित धारणा। तो सटीक उत्तर है निश्चित धारणा। समाज को गति कौन प्रदान करता है, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा या साहित्य। तो सटीक उत्तर है साहित्य। अब यहाँ हमारे पास पद्यांश नजर आ रहा है। दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। ये पंक्तियां आपने बहुत अच्छे पढ़ी होंगी। पहला क्वेश्चन पद्यांश से है दिवावसान का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिवस प्लस अवसान, दिवा प्लस अवसान, दिवसा प्लस वसान और दिवस प्लस अवसान। तो ये दोनों गलत है। आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है 1 और 2 नंबर ऑप्शन में। यहाँ दिवा का अर्थ भी होता है दिन और यहाँ दिवस का अवसर भी होता है दिन। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में स के साथ संधि हो रहा है, दिवसा अवसान है, इसलिए सटीक उत्तर होगा दिवस प्लस अवसान। अगला सवाल है पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन है प्रकृति का, नव चेतना का, वेदना का, प्रेम भाव का। तो जितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं काव्य की, इसमें प्रकृति का चित्रण स्पष्ट रूप से है। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है मेघ, आकाश, संध्या, तिमिर। तो सीधा सीधा सटीक आंसर संध्या है क्योंकि संध्या की सुंदरता और वो कैसे आकाश से उतर रही है इसकी बात हो रही है। अब देखिए अगला सवाल इसी से आ गया। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। ऑप्शन है तारों से भरे आकाश, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से या सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। तो सटीक उत्तर है बादलों से क्योंकि बादल की जगह कविता में मेघ शब्द का प्रयोग था। किसके हंसने की बात की गई है। ऑप्शन है मेघ, तारा, संध्या, आकाश। तो सटीक उत्तर होगा तारा। एकदम प्रथम अंतिम पंक्ति से उठाया गया है, तारा के हंसने की बात थी। अगला सवाल पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित होता है। अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक और मानवीकरण। तो जैसे कि संध्या के घुंघराते बालों की चर्चा हो रही है, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। सटीक उत्तर मानवीकरण। अगला सवाल अब आते हैं अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है विधि प्रभाव, भाषा परीक्षण का प्रभाव, कक्षाई प्रभाव या पुनर्बलन। सटीक उत्तर हमारे पास है विधि प्रभाव। अगला सवाल है विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह
चार ऑप्शन है। पहला, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उसकी संस्कृति को नहीं। और चौथा ऑप्शन है, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो जैसा कि यहाँ प्रश्न में द्वियोगात्मक द्विभाषा का बात हो रहा है, हमारा सटीक उत्तर होगा 1 नंबर, जो कि बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। वैसे ही भाषा को विद्यालयों में प्रयोग करना चाहिए। अगला सवाल, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शन हमारे पास। पहला, काव्य, छंदशास्त्र, ध्वन्यात्मकता या प्रशासनिक अध्यादेश। तो सटीक उत्तर हमारे पास होगा ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप भ्रमित हो सकते हैं काव्य में और ध्वनि में। काव्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब बात हो रही है ना भाषागत कार्य की, तो भाषागत कार्य में ये ध्वन्यात्मकता के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। जब ये डिफाइन हो जाता है तब तो वो कार्य जो है काव्य में भी आता है। तो सबसे सटीक जो है उत्तर 3 नंबर है। अगला सवाल है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गौर कीजिएगा। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है। दूसरा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। तीसरा, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। और चौथा, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, यानी लिंगुआ फ्रैंका। तो यहाँ सवाल है, भारतीय भाषाओं में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 नंबर, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। आधुनिक संस्कृत जो है वो प्राचीन काल की भाषा थी, वैदिक कालीन। अगला सवाल है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? विज्ञापन प्रस्तुत करने के माध्यम से। प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता, तीसरा है भाषाई खेल और चौथा है निर्देशन और परामर्श। तो सटीक उत्तर है सहयोगात्मक अधिगम। जब विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर सीखते हैं ना, तो उनके भीतर सहयोग की भावना जागृत होती है और सहयोग के माध्यम से अधिगम करते हैं। अगला सवाल है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारे पास 4 ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, या अगला ऑप्शन समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो सटीक उत्तर हमारे पास है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। अगला सवाल है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो यहाँ ऑप्शन है उपयोगितावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियावादी। तो सटीक उत्तर होगा व्यवहारवादी। अगला सवाल है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास थीम, सेटिंग, कथानक, क्लाइमेक्स। सटीक उत्तर होगा सेटिंग। अगला सवाल है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इस गतिविधि के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, रोल प्ले, अभिनय की कक्षा, ड्रामा और निर्देशन। सटीक उत्तर होगा रोल प्ले। अगला सवाल है, चूंकि आपके पेपर में नंबर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप सवाल पे गौर करें। अगला सवाल है, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? ऑप्शन हमारे पास है, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। दूसरा ऑप्शन है, वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। तीसरा है, वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। और चौथा है, वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। तो सटीक उत्तर होगा, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है। अगला सवाल है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है। तो सवाल में नहीं है पूछा है, ऑप्शन क्या है? रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर या वक्ताओं की संख्या। तो सटीक उत्तर होगा वक्ताओं का जेंडर। उसका जेंडर क्या है ये कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए सटीक उत्तर हमारे पास यही होगा। अब आ गया
अगला सवाल, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? हमारे पास ऑप्शन है, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, विविधता भरे समाज में एक भाषा की नीति बनानी चाहिए, और अगला ऑप्शन है, भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। तो हमारा सटीक उत्तर होगा, विविधता से भरे समाज में एक भाषा की नीति होनी चाहिए। अगला सवाल है, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? किस कौशल को हम ग्रहण करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, श्रवण और बोलना, बोलना और लेखन, पठन और लेखन, और श्रवण और पाठन। तो निश्चित इसका सटीक उत्तर होगा श्रवण और पाठन, क्योंकि हम सुनते हैं और फिर पढ़ते हैं, और ये सबसे अच्छा ग्राह्य कौशल है। अगला सवाल है, श्रवण में क्या शामिल है? 4 ऑप्शन हमारे पास, ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी है तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, चौथा ऑप्शन, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो सटीक उत्तर यही है, श्रवण में यही शामिल होता है, ध्वनियों की हम पहचान करते हैं और फिर उसका अर्थ निकालते हैं। अब ये जो सवाल है, कॉलम ए में भाषा शिक्षण की विधियां बताई गई हैं और कॉलम बी में उसकी समझ या संबंधित गतिविधियां, इन दोनों को मिलान कर रहा है। ऑप्शन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्यवहार अनुवाद और वेस्ट की नवीन विधि, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ अनुरूप भाषा, मौन पठन, लिखित साहित्यिक सामग्री और व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ना। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ना, जैसे कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इससे किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुसार। तो आप देखिए वहां ए का 1 क्या है, ए का 1 यहाँ नजर आ रहा है और कहीं दूसरी जगह नहीं है, तो हम इस माध्यम से भी सटीक आंसर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वेस्ट की नवीन विधि क्या है, मौन पठन होती है, यहाँ डी का 2 नजर आ रहा है, तो सटीक उत्तर हमारे पास हुआ 1। आगे सवाल आता है, ये कुल मिला के 120 सवाल हो चुके हैं हमारे, जो कि इस तरह के एग्जाम में पूछे गए थे पहली पाली में। तो आप यहाँ पर देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप लोगों के उत्तर कितने सही हुए, किस तरह के सही हुए। तो मिलते रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।